Hello students, welcome to our channel Home Science Kaksha. Let's grow together. I am Dr. Shalu Garg. So, आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक इक्विपमेंट। आईएफए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या हैं? इक्विपमेंट्स कोई भी ऐसी मशीनरी, टूल या यूटेंसिल्स हैं या क्रॉकरी, कटलेरी, जो भी आपको फर्नीचर आपके खाना बनाने, सर्व करने और स्टोरेज करने के लिए जिस भी तरह के आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर या आईएफए के मेन इक्विपमेंट्स के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स को उनके यूज करने के तरीके के हिसाब से उनको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला वेट और साइज, वजन और उनके आकार के आधार पर। ऑर्डर टू यूज, ऑर्डर किस तरीके से या क्या प्रोडक्ट के लिए आपको यूज करना है। एंड मोड ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आता है वेट और साइज के आधार पर जो हमारा इक्विपमेंट्स है उनको हम 3 सेक्शंस में क्लासिफाइड कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और लाइट ड्यूटी। जैसे कि नाम से क्लियर है, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स उनको कहा जाता है जो जनरली हैवी मोटर्स वाले इक्विपमेंट होते हैं, जो एक जगह आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, उसके बाद उनको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर बड़े इक्विपमेंट्स में आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि बड़े बड़े कुकिंग रेंज हो गए, बड़े ओवंस हो गए, फ्रीजर्स हो गए, मिक्सिंग मशीन्स हो गई। उसके बाद आता है आपका मीडियम ड्यूटी। मीडियम ड्यूटी हम उन इक्विपमेंट्स को कहते हैं जो ओकेजनली यूज किए जाते हैं और उनकी क्लीनिंग बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, या फिर अगर हमें जरूरत पड़ती भी है तो हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हील। उसके बाद आता है लाइट ड्यूटी। लाइट ड्यूटी इक्विपमेंट्स आपके जो रेगुलर इक्विपमेंट्स हमारे किचन में यूज होते हैं, चाकू, मिक्सी, जो रेगुलर हमारे किचन इक्विपमेंट्स, बर्तन जो भी हमें चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें आपकी लाइट ड्यूटी इक्विपमेंट्स में आते हैं, जो कि आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से बिना किसी परेशानी के ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, ऑर्डर ऑफ यूज, किस तरह से आप उनको यूज कर रहे हैं। रिसीविंग इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जब आप लार्ज लेवल पर कुकिंग करते हैं तो आपको स्टोरेज करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो उन स्टोरेज एरियाज तक आप अपना जो रॉ मटेरियल है या बना हुआ मटेरियल है वो कैसे पहुंचाएंगे। तो उन चीज़ों को पहुंचाने के लिए, जैसे कि आपके वेइंग मशीन्स, ट्रॉली या उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे आपके रिसीविंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज इक्विपमेंट। स्टोरेज इक्विपमेंट में आपका लार्ज से लेकर स्मॉल तक स्टोरेज, यानी कि आपको बड़ा एक रूम, डीप फ्रीजर से लेकर और एक छोटी डिब्बी तक जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो सारी स्टोरेज इक्विपमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि आपके उसमें आपको जो मसाले प्रिजर्व करने हैं या जो रेगुलर बेसिस की चीज़ें यूज़ करने के लिए जो प्रिजर्व करनी होती हैं, जो आपके अचार, तेल, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो सारी की सारी स्टोरेज इक्विपमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है किचन इक्विपमेंट। किचन इक्विपमेंट भी वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो लाइट वेट इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए होते हैं, कुकिंग करने के लिए चाहिए होते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए चाहिए होते हैं, सर्विंग करने के लिए चाहिए होते हैं, या फिर बाद में उन इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज में आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज में आते हैं, उन्हें हम किचन इक्विपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ऑपरेशन। अब मोड ऑफ ऑपरेशन में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे उपकरण हैं, उनको हम 3 तरह से यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे, फुल्ली हैंड ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली हैंड ऑपरेटेड कौन से हो गए आपके इंस्ट्रूमेंट जो है जिनको आप इजीली बाय हैंड यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाकू, आपका वीटर, विस्कर या फिर रई, इस तरह की चीजें, जो आपको कलछी, जो आपको बिल्कुल किसी और चीज के लिए उसकी आपको जरूरत नहीं होती। उसके बाद आता है सेकंड आपका सेमी ऑटोमेटिक, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सेमी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स उनको कहते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपको जरूरत पड़ता है, उसमें दोनों तरह के ऑप्शन होता है, आप उसको हैंड ऑपरेटेड भी यूज कर सकते हैं और आप उसको इलेक्ट्रिक थ्रू भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फुल्ली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स। फुल्ली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो थर्मोस्टेटिक कंट्रोल से चलते हैं, जैसे कि आपके फ्रिज, आपके माइक्रोवेव, आपके ओवंस, कुकिंग रेंज, जो आपके प्रॉपर, जिनमें आप हीट को या फिर आप अपने
यूज करने के मीडियम को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। जिनमें थर्मोस्टेट बेसिकली यूज होता है वो सारे के सारे आपके फुल्ली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है अब इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन आप किस तरीके से करेंगे। अगर हम कोई भी मेन्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है कि पर्टिकुलर सर्विंग के लिए आपको किस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले साइज एंड टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जहां पर आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन लोगों के लिए आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उधर का जो साइज है, नंबर ऑफ पीपल्स कितना है, कितना एरिया आपके पास है, कौन से तरह के इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है मेन्यू। मेन्यू में आपके अगर आप इंडियन क्विजीन सर्व कर रहे हैं या आप वेस्टर्न क्विजीन सर्व कर रहे हैं तो आपको मेन्यू के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन के भी और सर्विंग के भी दोनों तरह के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो उसी तरह के चाहिए। यानी कि जो कटलेरी सेट है आपका, जो आपके सर्विंग डिशेस हैं वो आपको उसी तरह से चाहिए और प्रिपरेशन के लिए भी आपको उसी तरह की डिशेस की जरूरत होगी। उसके बाद है यूजेज, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप फैमिलियर है यूज करने में, क्योंकि कोई नया तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसको जनरली आपको उतना फैमिलियर नहीं होते हैं नई टेक्निक को यूज करने के लिए, जब तक कि आप उसको कई बार यूज करके उससे फैमिलियर नहीं हो जाते हैं। यूटिलिटी इन टर्म ऑफ डिजाइन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, वही चीज यहाँ भी कि जो आप चीज बना रहे हैं यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो कितनी फ्रीक्वेंटली आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्राइस। प्राइस यहाँ पर दोनों तरह से मैटर करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीद रहे हैं उसमें आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आप मेन्यू प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ ऐसा ना हो कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा आपका इंस्ट्रूमेंट खरीदने पर ही निकल जाए। नेक्स्ट है इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। जो हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसको आपको इंस्टॉल करना आता है या नहीं है, वो इजीली इंस्टॉलेबल है या नहीं है, आपको उसको प्रॉपर ऑपरेट करना आता है या नहीं। इन एनी केस अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसको सेल्फ मेंटेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर सेल्फ मेंटेन नहीं कर सकते हो तो कंपनी आपको कितने दिनों में उसकी मेंटेनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद आता है सेफ्टी। सेफ्टी हर तरह से जरूरी है एट द टाइम ऑफ कुकिंग और एट द टाइम ऑफ सर्विंग भी, क्योंकि सेफ्टी, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट सेफ होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको उनसे शॉक लग जाए या किसी और तरीके से आपको उनसे हार्म पहुंच जाए। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑब्वियसली मैटर करती है, क्योंकि जब आप कोई मील सर्व कर रहे हो तो उसके साथ जो कस्टमर है उसको भी वो खाना इकोनॉमिक लगना चाहिए और आपको भी उस खाने को सर्व करने के बाद, उस डिश को सर्व करने के बाद आपको उसमें से प्रॉफिट बचना चाहिए। उसके बाद आता है इजी टू क्लीनिंग। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनको क्लीन करना कितना इजी है, क्योंकि अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिनको क्लीन करने के लिए ही आपको काफी सारा टाइम देना पड़ता है तो वो आपके काम में रुकावटें पैदा करेगा। उसके बाद आता है अट्रैक्टिवनेस। जैसे कि हमें पता है कि खाना हम सिर्फ पेट से, मुंह से नहीं खाते, बल्कि खाना खाने के लिए हमें आंखों से भी खाना खाते हैं, तो इसलिए खाने का अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। जिस एटमॉस्फेयर में हम बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं वो एरिया भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेन एलिमेंट आता है सोर्स ऑफ सप्लाई। जो रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं उसके लिए आपके पास जो सोर्स है प्रोडक्ट्स की सप्लाई का वो आपके नियर बाई होना चाहिए, क्योंकि जितना दूर आपका सोर्स ऑफ सप्लाई होगा उतना ही टाइम भी कंज्यूमिंग होगा और दूसरा उसमें एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंस भी खर्च करना होगा। उसके बाद आता है कैटरिंग मैनेजमेंट। अब यहाँ पर कैटरिंग मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का रोल क्या है। देखिए, हम जब एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट या कोई भी एक छोटा सा फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल टास्क हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो इन्वॉल्वमेंट हमें मैनेजमेंट सिखाता है। कोई भी एक छोटी सी यूनिट पे भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के बाद फिर उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें ये लीड करना पड़ता है कि वो चीजें इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाए। अवेलेबल होने के बाद जिन लोगों को उसके साथ काम करना है, जो ग्रुप आपका है काम करने वाला, उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड देन आपका कंट्रोल होना चाहिए कि जो टारगेट आपको टाइम दिया गया है आपका टारगेट अचीव करने के लिए, तो उस टारगेट तक आप पूरा कर लें। अब नेक्स्ट इसमें आता है स्टेप
कि इसमें कोई एक ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं हो सकता, इसमें आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है। कैसे? अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो रॉ मटेरियल ऑब्वियस सी बात है आपको आपके रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक जाना पड़ेगा। आपको सब्जी लेने के लिए या मसाले लेने के लिए या इक्विपमेंट लेने के लिए मार्केट तक जाना पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का कंबाइंड काम होगा, क्योंकि कैटरिंग मैनेजमेंट में इट्स नॉट एन अ वन मैन आर्मी, इसमें आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को अगर हमें फॉलो करना है, अगर हमें अपना कैटरिंग मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो अप करना पड़ता है। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। जितने लोग आपके ग्रुप में इन्वॉल्व हैं उतने लोगों को आपको उनका काम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आपका काम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, आपका रॉ मटेरियल पहुंचाने का है, आपका काम जो कुक है उस कुक तक चीजें पहुंचाने का है, उनको मिक्सिंग करके देने का है, कुकिंग के बाद आपका काम सर्विंग करने का है, आपको सर्विंग डिश सेट करने का है। ये काम आपको पर्सन टू पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बंदा अगर आप 15 से 20 लोगों के लिए भी खाना बना रहे हैं तो भी आपको कम से कम 4 से 5 लोगों के ग्रुप की आवश्यकता होती ही होती है। उसके बाद आता है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इंडिविजुअल बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी जो आपके ग्रुप में है कि आपका काम ये देखने का है कि ये काम इतने समय में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपके काम जो है आपका मैनेजमेंट वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि अगर आपका टास्क 10 मिनट का है तो आपका ये टास्क 10 मिनट में ही पूरा होना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में, क्योंकि जल्दीबाजी में भी काम गड़बड़ होगा और अगर समय ज्यादा लगता है तो भी काम गड़बड़ होगा। उसके बाद आता है यूनिटरी कमांड। यूनिटरी कमांड कैसे इसमें इंपॉर्टेंट है? जो एक बंदा है वो एक ही बंदा सबको कमांड करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सिंगल पर्सन ही सबको कमांड करेगा कि किसको क्या काम करना है, क्योंकि वो ही आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है। अगर 2 लोग एक साथ कमांड देना शुरू कर देंगे तो हमेशा काम में गड़बड़ ही होगी। आप सजेशंस दे सकते हैं लेकिन कमांड किसी एक ही बंदे के हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आता है एकात्मक दिशा, यानी कि यूनिटरी डायरेक्शन। वही बंदा आपको डायरेक्शन देगा कि किस बंदे को कहां से कितने समय में क्या काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल गोल्स को मिलाकर ही आप एक पर्टिकुलर गोल स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर मुझे ये टास्क दिया गया है ग्रुप में कि आपको ये चॉपिंग करना है तो मेरा काम ये चॉपिंग करने का है, जब तक मैं ये अपना काम इंडिविजुअल गोल कंप्लीट नहीं करूंगी तो मुझसे आगे का काम करने वाले का बंदे का काम पूरा नहीं होगा। उसके बाद आता है पेमेंट और रेम्यूनरेशन। जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आपको रेम्यूनरेशन देना होगा और जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनसे आपको पेमेंट लेना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है हायरार्की। हायरार्की बहुत जरूरी है लोगों के एक स्टैंडर्ड सेट करने, ताकि वो अपने काम को उसी डिवोशन के साथ कर सके। उसके बाद डिफरेंस, काम के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी बहुत जरूरी है, लॉयलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी के साथ काम कर, अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो आप उसको अपना 100% नहीं दोगे। कार्य स्थिरता, यानी कि आपकी वर्क में आपकी एक पर्टिकुलर स्टेबल एरिया होना चाहिए कि मेरा काम यही है, मैं यही दी बेस्ट कर सकता हूँ। इनिशिएटिव लेना भी बहुत जरूरी है कि अगर इन एनी केस कोई एक बंदे का काम डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसके साथ मिलकर उसका काम भी कंप्लीट करा सकते हैं। यूनिटी, आपस में जो 4-5 लोगों का ग्रुप है, अगर कोई एक बंदा किसी वजह से अपने काम से पीछे रह गया है तो बाकी लोग अपना काम ना छोड़कर उसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये भी यूनिटी होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल तो ऑब्वियस है कि वो हमारा जो मैनेजमेंट है उसका लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कंट्रोलिंग के बिना आप कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल कर ही नहीं सकते। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले आप ये फेयल्स ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिया था। इन्होंने अपने 6 फंक्शंस दिए थे मैनेजमेंट के। सबसे पहले प्लानिंग, कोई भी काम करने से पहले ऑब्वियसली बात है आप प्लानिंग करेंगे। देन आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, आप देखेंगे कि किस किस तरीके से आप चीजों को जोड़ सकते हैं, कौन से इंसान से कहाँ से आप चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। देन आप कमांड देंगे लोगों को, आप अपना ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में कमांड देंगे कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। फिर कोऑर्डिनेट करेंगे, उन लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे जिनको आपने काम दिया है कि आपको ये काम दिया गया था, ये काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। देन आप उस काम को कंट्रोलिंग करेंगे, देखेंगे कि समय से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड देन यू विल फॉरकास्टिंग, आप ये काम जो है अपना लोगों के सामने लेकर आएंगे। एंड लोगों का फीडबैक जब आपको मिलेगा
उसके अकॉर्डिंग आप फिर से अपने काम में प्लानिंग करेंगे। अब आता है मैनेजमेंट में रिसोर्सेज की क्या नीड है। रिसोर्सेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कोई भी नया एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बिना रिसोर्सेज के आप कोई भी नया काम शुरू कर ही नहीं सकते। उसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले है आपका मनी। मनी के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद है स्पेस, स्थान, यानी कि किस एरिया में आपको अपना काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको मटेरियल, आपको आपके कैटरिंग मैनेजमेंट के लिए मटेरियल चाहिए, जैसे कि आपको फूड मटेरियल चाहिए। उसके बाद आपको क्लीनिंग मटेरियल चाहिए, टेबल वेयर्स चाहिए, मतलब उस चीज से जुड़ी हुई सारी संबंधित सामग्री आपको चाहिएगी। उसके बाद आता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स भी आपका एक्चुअली देखा जाए तो मटेरियल में ही आ गया। उसके बाद आपका आता है स्टाफ, आपको कुकिंग स्टाफ भी चाहिए, आपको सर्विंग स्टाफ भी चाहिए, आपको जो है प्रिपरेशन स्टाफ भी चाहिए। उसके बाद आपको समय, समय एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम है, कोई भी नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसको आपको अपनी समय और एनर्जी दोनों चीज देनी ही पड़ेंगी, उसके बिना वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसीजर और मेथड, यानी कि किस तरीके से आपको वो काम करना है, वो नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, मेन रिसोर्स है मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वेल, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।